इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को खान साहब को अरेस्ट करने की? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। जब तक आप अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट्स की, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी हायर नहीं होगा। क्या 6 महीने से स्टेट बैंक को पता नहीं था? शर्म मिटाने के लिए एक लेटर खानापुरी में लिख दिया। 170 रुपए में चक्की आटा। सिरियाने का मसला ये है कि एक दिन उधार देना है उसने। सब इंडिविजुअल, हम सब पाकिस्तानी हम जवाबदार हैं। मिस ऑरा का टाइटल विन किया तुर्की में, उसके बाद कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल विन किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाइटल है। हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल टफ होता है कि जब हमें बाहर के टूर मिलते हैं और उसके बाद हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग। शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा जतोई, जो कि आज जुमे के रोज़ माशाल्लाह कुर्ता शलवार पहनकर आ जाए हैं और नमाज भी पढ़ेंगे। जुम्मे के दिन हम शो जब शुरू करते हैं सरिश, हम सबसे पहले कहते हैं तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आज का जुमा आई थिंक रमजान से पहले ही आखिरी जुमा है। इसके बाद जब रमजान शुरू होगा तो फिर जुमा आएगा। जुमे से मुतालिक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है सरिश कि कहा जा रहा है कि अगर जुमे से रमजान शुरू होता है तो 5 जुमे आएंगे रमजान में, व्हिच इज अगेन अ ग्रेट न्यूज। वेरी गुड, जबरदस्त जनाब। तो आगे हम लोगों ने रहमतें, इबादतें करनी है, रहमतें समेटनी है। बड़े ज़बरदस्त महीना आने वाला है और अब मैं कुछ बात करूंगी आज के कोट ऑफ द डे के हवाले से, और बड़ी प्यारी बात है। बेहतरीन इंसान तलहा वो है जो दूसरों के दिल में उतर कर उनके दुख का अंदाज़ा करे। इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर ही उस दर्द को कम किया जा सकता है। इन हालात में हम सबको साथ मिलकर खड़ा होना होगा, क्योंकि वक्त की ख़ास बात यह है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ सरिश कोर्ट ऑफ द डे सुनने के बाद कि हजरत इंसान तो अपने दिल में उतर नहीं पाता है, किसी और के दिल में क्या उतरेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल में समा सकते हैं, लेकिन ये दुनिया छोटी है। दिल जिसमें हम जानते हैं शहरत भी है, कल्ब कुलूब का जिक्र कुरान पाक में है। तो मैं कहूँगा अपने प्यारे मुसलमान भाइयों से कि पहले अपने दिल में झांकने की कोशिश करो। क्या है नीयत आधा दीन है। 50% मार्क्स आपके दिल के हैं, दिल को पाक कर लीजिए, जिंदगी पाक हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यकीन कीजिए कि इससे आप इतने मुतमईन रहेंगे, इतने मुतमईन रहेंगे, ना तो मौत से डर लगेगा और रास्ते जो आप सोचेंगे वो खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेगा जब आप दूसरों की मदद करते हैं। तो खैर ये बड़ी अच्छी बात थी जिससे आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। यकीनन आप इस बात को समझेंगे, इस पर गौर करेंगे। अब हम शामिल करते हैं बड़ी खबर। तोशा खाना केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मामला हल न हो सका। सेशन कोर्ट में वारंट्स खारिज करने की इस्तदा ही खारिज कर दी। अब पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दर खटखटाएगी। ज़ल्मी ने इस्लामाबाद पर जुल्म ढा दिया। शादाब 11 ने सनसनीखेज मैच में जीत छीन ली। अब किंग बाबर के फैंस PSL जीतने के मुंतज़िर हैं। जनाब, रिंग के किंग के बाद रिंग की क्वीन पाकिस्तानी फीमेल बॉक्सर रोमा यूसुफ ने बैंकॉक में प्रोफेशनल फाइट जीतकर दिल जीत लिए। रोमा की हर तरफ वाह वाह हो रही है। और डॉक्टर बनने से मलकाए हुस्न बनने तक का सफर। पाकिस्तानी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल अपने नाम कर लिया। शफक नसीम के दिलचस्प सफर पर बात होगी आज के शो में, मुलाकात भी करवाएंगे। अच्छा, जब कोई पाकिस्तानी ऐसे अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, माशाल्लाह, मतलब बैलेंस देखें ना आपके, उन्होंने हुस्न का जो मैदान है उसको भी पता किया और दूसरी तरफ भी पढ़ाई नहीं छोड़ी होगी, उसमें भी कामयाब रही हैं। तो उनसे मुलाकात करके बहुत मज़ा आएगा। अब शामिल करते हैं आज के ट्रेंड्स। ट्विटर पर आज क्या बातचीत रही और किन किन हवालों से अपने ख्यालात का इजहार किया गया। तो सबसे टॉप पर है जनाब PSLE इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी, ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। ज़ल्मी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद को ढेर कर दिया। शिकस्त के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL से बाहर हो गया और इस ट्रेंड में अब तक 17,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। यानी इस्लामाबाद वालों का दिल टूट गया सरिश।
बिल्कुल, और ज़ल्मी ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस कल के मैच में मुझे तो ज़्यादा मज़ा आया वो बाबर आजम और साइम अयूब की जो पार्टनरशिप थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये इतना आगे चलकर भी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है एज ओपनिंग बैट्समैन। आपने मैच देखा है या कोई खबर पढ़ के आए? नहीं, मैंने मैच देखा है। मेरे हस्बैंड मैच नहीं छोड़ते, बिल्कुल, हम सबको कह दिया जाता है कि भाई टीवी का रिमोट मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, तो मजबूरी होती है फिर मैच भी देखना पड़ता है। यानी बर्दाश्त किया आपने मैच या एंजॉय किया? नहीं, एंजॉय भी फिर साथ जाहिरा करते हैं फिर। तो अब बाबर आजम बी ट्रेंड में शामिल है, उनकी भी कुछ बात कर लेते हैं। T20 क्रिकेट में तेज तरीन 9000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने 249 इनिंग्स में 9000 रन मुकम्मल किए थे। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी अब PSL में लाहौर कलंदर से मुकाबला करेगी और जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान से टकराएगी। और तलहा इस पर भी काफ़ी लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। बड़ी बात है, यकीनन PSL से हमारी कौम बड़ा प्यार करती है। इतना प्यार अगर पाकिस्तान से करना शुरू हो जाए तो यकीनन पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। सैरिश, बिल्कुल। अब जनाब आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल सने, उस पर हम बात करेंगे। मामला अदालती है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने तोशा खाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से आज ख्वाजा हारिस दरखास्त दायर करेंगे और इस्तदा की जाएगी कि ये मामला फौरी समाअत के लिए देखा जाए। इससे कबल अदालत ने तोशा खाना केस में खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरखास्त को तला खारिज कर दिया था। यकीनन ये पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट हमारे पास है, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, मुझे अभी मालूम पड़ा। अच्छा, एक पैगाम है खान साहब का, वो शेयर कर लेते हैं क्योंकि खान साहब ने ट्विटर पर ही पैगाम दिया है। कंफर्म कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो जमहूरियत की खातिर किसी से भी बात करने को तैयार हैं। मतलब इससे पहले भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं माफ़ भी करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया, और मुल्की मफाद के लिए हम मिलकर बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन कोई खास पेशरफ्त तो नहीं हुई थी, लेकिन अब फिर से उन्होंने ये पेशकश की है। इसी पर बात करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमें तलहा ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोशा खाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज हो गई है और खान साहब इससे पहले 18 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए अंडरटेकिंग भी दे चुके हैं। अगर 18 मार्च को फर्द जुर्म आयद हो जाती है या इससे पहले आज किसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती है तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? जी इमरान साहब, जितने लोगों ने उसके अंदर डकैतियां मारी हैं उस सारों के नाम आ गए। आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां उठाई हैं, नवाज शरीफ में गाड़ियां खड़ियां, पता नहीं जो क्या क्या वो पाइनएप्पल के डब्बे तक में छोड़े उन्होंने। तो वो तो सारी चीजें खुल गई हैं। अब वो केस बराबर से चलने चाहिए, सबका हिसाब किताब होना चाहिए उसके अंदर। और जो जहाँ तक खान साहब का मामला था वो तो उन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से जो 50% पैसे दे के और सारी चीज करके उन्होंने वो चीज ली गाड़ी, वो सारा लीगल था। और जो गाड़ियां आप कानूनी तौर पे खरीद ही नहीं सकते, वो गाड़ियां वो उठा के घर ले गए आधे पौने पैसे के। तो वो तो केस सारा एक तरफ खुला बिल्कुल सामने आ गया। आपने देखा होगा, अब उन्होंने बातचीत भी करना छोड़ दी है उसके बारे में जब से ये सारी लिस्टें बाहर आई। दूसरी चीज ये कि इमरान खान के पास प्रोटेक्टिव बेल है 18 तारीख तक। अब इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को खान साहब को अरेस्ट करने की कि वो दिन रात एक उन्होंने किया हुआ है और अरबों रुपए उन्होंने उस पर उड़ा दिया है कि इतनी फोर्सेज कंटेनर। तो जाके जमान पाक पे देखें तो जंग का माहौल लगता है ऐसा है कि अंदर कोई पाब्लो एस्कोबार बैठा हुआ है या कोई ऐसा ड्रग लॉर्ड बैठा हुआ है जिसको गिरफ्तार करने से हुकूमत का असर है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसकी जान को खतरा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा उसकी जान को खतरा है, और जिसने हमला किया है उसकी जान बचाने के लिए वीडियो लिंक पर अदालत कबूल करती है और इमरान खान का वीडियो लिंक पर कबूल नहीं करती जिसकी जाने का खतरा है। तो ये तो दोहरा मेयार जो है वो सामने नजर आता है साहब। किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और ख्वाहिशों के इमरान खान गिरफ्तार होने वाला नहीं ना। इमरान इस्माइल साहब, अब सूरत हाल यह है कि एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, FIRs दर्ज की जा रही हैं। 85 के करीब FIRs दर्ज हो चुकी हैं। क्या प्लान है आपका? इस इंतकामी कार्रवाइयों का रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, खतरनाक नताइज तो आई नहीं आपके सामने। ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। देखें, ये इन्होंने जो महंगाई का इन्होंने तूफान उठाया बना, वो सारा मीडिया इस पर खामोश है, उसके ऊपर सारा फोकस है इमरान खान की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर। ये इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ। इन्होंने 13 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 3.5 रुपए इलेक्ट्रिक पे बढ़ा दिए। कोई होश नहीं है किसी को
जो मीडिया हमारे पीछे माइक लेके फिरता था वो सारा मीडिया गायब हुआ होगा, सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार होगा कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा। कौम को पूरा इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये सारे बेवकूफ बना रहे हैं कि ये सारी चीज अंडर द कारपेट डाल दें, महंगाई को अंडर द कारपेट डाल दें और सिर्फ इस तरफ तमाशे पर लगाए रखें। इसके अलावा इसका कोई वो मकसद नहीं है। या तो वो शहजादी का शौक है कि इमरान खान गिरफ्तार हो, या ये सारी चीज़ों को कवर अप करने की वो है कोशिश। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने इस पर गुफ्तगू कीमती वक्त हमें दिया है। एक और बहुत अहम मामला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और तालीम अलर्ट है ये। आज हम आपको दिखाने वाले एक वायरल वीडियो जिसमें मुतासरा खातून तलहा प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कुतुब पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं। किताब में गैर अखलाकी मवाद शामिल होने का इंकशाफ हुआ है और मासूम तलबा को गैर अखलाकी मवाद पढ़ाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तालीमी निज़ाम में जहाँ जिद्दत वक्त की ज़रूरत है, वहीं हमें निसाब में भी इस्लाही जिद्दत लाने की ज़रूरत है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इस पर ये देख रहे हैं अब तनकीद हो रही है मवाद पर। सरिश, अगर वो लोग हमारे कुरान पाक के 200 तर्जुमे बना सकते हैं तो बच्चों की किताबों के अंदर घुस के ये शैतानी बीज क्यों नहीं बोया जा सकता। यहाँ बात हो रही है हम जिन्स परस्ती की, LGBTQ की। इस किताब के अंदर जब L आता है तो उसमें LGBTQ कहा जाता है, S आता है तो उस पर S फॉर सेक्स कहा जाता है, G फॉर जेंडर बताया जाता है। ऐसी एक बड़ी मशहूर किताब है डायरी ऑफ अ विम्पी किड, बड़ी मशहूर बुक है। ये बच्चों के नॉवेल हैं जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को स्कूल में, उसके अंदर भी हम जिन्स परस्ती भरी हुई है। वाज़ेह हो गया है कि बच्चों के जहनों में बचपन से ही ऐसा बीज बो दिया जाए कि वो बड़ा होकर एक शैतानी दरख्त बने। यकीनन इससे वाज़ेह है कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे स्क्रीन्स पे क्या देख रहे हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है हमारे बच्चे किताबों में क्या पढ़ रहे हैं, हमें देखने की ज़रूरत है कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो इसी तरह का जहर, इसी तरह का शैतानी बीज हमारे बच्चों के मासूम जहनों में बो दिया बिल्कुल तलहा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर तालीम मलिहा समी हुसैन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मलिहा, यकीनी तौर पर आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे ये मामलात, आपने भी देखा होगा कि किस तरह बच्चों को इनडायरेक्टली कुछ बातें समझाई हैं, बताई जा रही हैं उनकी किताबों में शामिल करके ऐसा कंटेंट। तो ये क्या इसके पीछे बाकायदा पूरा आपको कोई रैकेट नज़र आ रहा है जो बाकायदा इस पर काम कर रहा है? ये हो क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम सैरिश और जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने भी इसका ये मवाद देखा है और जिस तरह से ये बुक्स में चीज़ें लाई जा रही हैं, व्हाट आई बिलीव इज, देखें, कैरेक्टर इज ऑलवेज हायर देन इंटेलेक्ट। ठीक है, जब तक आप अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट्स की, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी हायर नहीं होगा। हमेशा हम एक बात कहते हैं कि ए ग्रेट सोल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग टू लिव एंड स्ट्रॉन्ग टू थिंक। अगर आपने अपने बच्चों की सोच को मजबूत करना है और उनको एक अच्छी लाइफ देनी है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, तो उनकी थिंकिंग पे काम करने की जरूरत है, उनकी सोल के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अगर इस तरह से नेगेटिविटी आएगी, इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को जो कि उन्हें पता चलना उस एज में जरूरी नहीं है और उनको पढ़ाए जाएंगे, उनको सिखाए जाएंगे, तो इट विल डेफिनेटली गिव देम ए डिस्टर्ब मेंटल माइंड। और जब उनका मेंटली जो लेवल है डिस्टर्ब होगा तो सर्टनली फिजिकली भी होगा। इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि देखें, इख्तिलाफ समझाने से पहले ना इखलाक समझाना जरूरी है। तो अगर आपके नौजवानों में इखलाक नहीं रहेगा तो इख्तिलाफ तो बहुत बेसिक लेवल पे वो सीख चुके होते हैं। तो मैं तो इस चीज को इस तरह लेती हूँ कि इस किस्म का गैर मुहज़्ज़िबाना मवाद जब भी जाएगा बुक्स में पब्लिक, क्या हमारे मुल्क में क्या कोई ऐसा बोर्ड मौजूद नहीं है जो पहले ये जांच पड़ताल करता हो कि जो सिलेबस छप रहा है या किताबों में दिया जा रहा है उसमें क्या चीज शामिल है? क्या ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो नहीं शामिल होनी चाहिए? कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने तमाम इदारे किस लिए बनाए हुए हैं? जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या उनके पास ये सिलेबस नहीं जाता? पिछले साल भी जो है सिलेबस के ऊपर बहुत काम किया गया कि जी हम इंटायरली सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, प्राइमरी तक का लेवल चेंज किया जा रहा है, देन उसके बाद मैट्रिक तक का जो है सिलेबस चेंज किया गया। तो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी? उनका IQ लेवल क्या था? उन्होंने किस कैपेसिटी में, किस स्किल्स के बेसिस के ऊपर ये तमाम सिलेबस जो है चेंज किया है?
एक ऐसा नुक्ता मेरे ज़हन में तलहा आपकी इजाज़त से कि मैं चाहूँगी कि उस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। हमारे यहाँ एक कल्चर बड़ा अजीब सा है कि हम गोरों से काफ़ी मुतासर हैं, तो वो स्कूल्स जिनमें प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स गोरे होते हैं तो हम बड़ा जी आपके मुल्क में ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही है जो गोरे बनाकर देकर गए हैं, आपने खुद कुछ नहीं बनाया। बिल्कुल आपके मुल्क में जो कानून है ना वो वही है जो गोरे बनाकर देकर गए हैं, आपने 73 में काम किया बस। जो उनका कल्चर या जो उनके नॉर्म्स हैं, मेरा ख्याल है कि उसको फॉलो नहीं कर सकते। कहना चाह रहा हूं आज तक गुलामी में है अंग्रेजों की, हम नहीं निकले उस गुलामी से। मेरे ख्याल में आप इस पर मुझे मलिहा मेरी तस्दीक करेंगे अगर मैं गलत हूं, तो मुझे ये बताएगा कि सम टाइम देखें अगर एक बंदा जो कि पॉलिसीज बनाने वाला वो बैठा है कि जिसका माइंडसेट ही और है, जो हमारे कल्चर को नहीं समझता, जिसका इस्लाम से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरा नहीं ख्याल रेजिस्ट करेगा इस तरह की चीजों पर। बनाने वाले तो मुसलमान ही बैठे हैं ना असेंबली में। लेकिन जब जाहिर है कि जब उनके हेड्स अगर वो जी जी तलहा, इसमें आई डू एग्री विद योर पॉइंट। देखिए, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन हम लोग ना वैल्यूज को खत्म नहीं कर सकते। अगर आपका कोई इस तरह का माइंडसेट है कि आपने वो ग्रुप सेलेक्ट किया है करिकुलम बनाने के लिए कि जो कि इंटायरली मॉडर्नाइजेशन है, या जिसे आप कह लें कि गोरों के इन्फ्लुएंस में है, तो आपका कल्चर तो डिफरेंट है। आपके बच्चों ने एक डिफरेंट ब्रॉटअप देखा है। आपके बच्चे जो हैं वो मतलब इन अदर वर्ड्स पाको हिंद का जो कल्चर है उससे मुतासिर हुए हुए हैं, और इस्लामिक हिस्ट्री के कल्चर में अडॉप्शन है उनकी। आप उनको लेके जा रहे हैं एक मॉडर्नाइजेशन में जहां पे ना वैल्यूज है, ना कल्चर है, ना वहां पे किसी भी किस्म की पाबंदी है। हमारा रिलीजन तो हमें बहुत सारी बॉन्डिंग्स देता है, बहुत सारी फैमिली के रिलेटेड वैल्यूज सिखाता है, तो आप लोग उन्हें पढ़ाते ही नहीं है। जब आप इस्लामिक अगर आप देखना चाहें जो इस्लामिक करिकुलम की बुक्स हैं उसमें तो बराहे नाम चीजें रह गई हैं। तो मलिया सॉरी अपॉलॉजीज टू इंटरप्ट, लेकिन आप सोचिए इस्लामिक बुक्स का आपने जिक्र किया, तो इस्लाम में कुरान से बड़ी तो कोई किताब है नहीं, अल्लाह का नूर है हमारे लिए। वो उसको इन्फिल्ट्रेट करके 200 तर्जुमे अगर बनाए जा सकते हैं तो ये बच्चों की किताबों को महफूज रखना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल साबित होगा। एंड सबलिमिनल मैसेजेस जो होते हैं, जो मूवीज के अंदर होते हैं, जो कार्टून्स के अंदर होते हैं, जो स्टोरी बुक्स के अंदर होते हैं, जिसमें हम जिन्स परस्ती, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर सब कुछ बताया जा रहा होता है, इन मैसेजेस को हम अपने बच्चों के जहनों तक पहुंचने से कैसे रोकें मलिया? देखिए, इसमें तलहा ये बात है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जी अब चूंकि जदीद दौर आ गया है, अब हम पुराने थॉट्स पे नहीं चल सकते, हमें नया कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जनरेशन जो है वो पीछे रह जाएगी, हम दुनिया में कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। मैं इन तमाम चीज़ों को ना एक बहुत सतही लेवल की सोच लेती हूँ। जब तक आपके स्टूडेंट्स में, आपकी जनरेशन में इस्लामिक वैल्यूज नहीं होंगी, वो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, उनमें कोई स्ट्रॉन्ग सोल्स नहीं आ सकती। देखें, इखलाक की आप बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपने जिक्र किया जो कि इखलाकियात को बुरी तरह डैमेज करती हैं। इखलाक की कीमत तलहा कुछ नहीं होती, लेकिन उससे ना इंसान खरीदा जा सकता है। सो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू लर्न योर स्टूडेंट्स एंड टू आस्क योर स्टूडेंट्स कि वो इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलिहा, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे इदारों में ये पार्टी कल्चर आ चुका है। स्कूल्स में तरह तरह की पार्टियां होती हैं, उनमें क्या हो रहा है ये भी आप जानती हैं, कैसे वीडियोस वायरल होती हैं। पेरेंट्स बेचारे मजबूर होते हैं कि जनाब स्कूल वालों ने कह दिया तो बच्चों को भेजना है, बच्चे भी जिद करते हैं। फिर स्कूल के अंदर क्या हो रहा है वो माइंडसेट एक अलग है। जो ये किताबें पढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं वो जाहिर है वो भी नहीं मना करते होंगे कि भाई क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की बात है, अगर ले रहे हैं एक दूसरे में तो क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट मिलिए, मैंने एक स्टोरी न्यूज रिपोर्ट ये भी देखी थी कि जब भी दुनिया में कहीं कुरान पाक प्रिंट होता है तो उसको एक अथॉरिटी अप्रूव करती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर ऐसे कुरान पाक के प्रिंट होते हैं जिसे कोई अथॉरिटी अप्रूव नहीं करती और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सैडली उसके अंदर न जाने क्या क्या बातें तर्जुमे में लिख दी जाती हैं। हम अगर कुरान ही को नहीं बचा पाए हैं मलिया, तो किसी और किताब को क्या बचा पाएंगे? दिस इज़ वेरी सैड इंडीड। लेकिन बात यह है कि तलहा कुछ तो करना पड़ेगा ना, कलेक्टिवली हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये जो पार्टी कल्चर है, ये जो नित नए किस्म के इवेंट्स बनाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी जनरेशन बिल्कुल एक वेस्टर्नाइज कल्चर में चली जाएगी और उसके ऊपर उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे जो लोग ये बात करते हैं कि जी आजकल के स्टूडेंट्स को फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, भाई आप पहले ये तो देखें कि आपने उनकी किन बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग की है। आप किस तरह से उन्हें कह सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने? वो तो अच्छा इंसान ही नहीं बन पा रहे, वो तो एक डिस्टर्ब माइंड में है। ना आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, ना पेरेंट्स उनके साथ बैठ के शेयरिंग कर रहे हैं, ना उनको इस्लामिक टीचिंग्स का बता रहे हैं। अगर हम कोई इस्लामिक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं आजकल यूनिवर्सिटीज में या लेक्चर, तो उसमें स्टूडेंट्स ही नहीं आते हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट ये, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो मेरी नज़र में मलिया इस पे बिल्कुल इदारों का तो चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत का काम है, लेकिन अभी जो माहौल है इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो जाकर ज़रूर
देखें या पूछते रहें कि स्कूल में क्या हो रहा है या बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, या बच्चे से बात करते रहे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मामले पर आपने अपनी राय बात हो रही है। तो जुम्मे का दिन है, तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को यही बता दूं जो देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके घर में बच्चे जो 7 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं उन्हें जुम्मे की नमाज पर अपने साथ लेकर जाएं, उनसे आप दीन की बातें करें, उनको बताइए जुम्मे की नमाज की क्या अहमियत है, जुम्मे के खुतबे की क्या अहमियत है, उसके बयान की, उसकी दुआ की। सैडली हम देखते हैं कि हम बच्चों के साथ हर किस्म की फिल्मों के ऊपर बात कर लेंगे, बकवास बातें कर लेंगे यहाँ की दुनिया की, लेकिन आखिरत की, दीन की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें हम कम करते हैं, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तला ने ठीक कहा है जनाब। यहाँ पर एक ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करेंगे उस खेल की जिसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। लेकिन सच कड़वा होता है, रियलिटी बाइट्स, और मुझे लगता है कि 1 माह कबल जब मैंने सच कहा था तो हर कोई मेरे बात पे कान धर नहीं रहा था, वजन दे नहीं रहा था। वजह ये थी कि वो कह रहे थे ये हो कैसे सकता है, लेकिन अब वक्त बदल सा गया है। अब कुछ मुसलमानों का ईमान जाग सा रहा है और स्टेट बैंक ने सैरिश इसके ऊपर क्रिप्टो की वजह से एतराज़ किया। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा अपने पाकिस्तान के हीरो शाहिद खान आफरीदी को, अगर प्रोड्यूसर साहब उनकी तस्वीर भी दिखा सकें। मैं सलाम पेश करूंगा रिजवान को, पाकिस्तान के स्टार हैं, क्योंकि हम क्रिकेटर से पहले इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये वही क्रिकेटर्स हैं जो पहले किसी बुकी से मिलते थे तो इनके ऊपर पाबंदी लग जाती थी। ये आप देख सकते हैं, शाहिद आफरीदी ने भी टेप लगाया हुआ है, रिजवान ने भी माशाल्लाह से टेप लगाया हुआ है। सट्टे की कंपनियों की एडें, जुए का पैसा पाकिस्तान की क्रिकेट को ड्राइव कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा इवेंट जिसे हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, सीरीज है, लीग है, उसमें सारा पैसा तकरीबन जुए का लगा हुआ है। तो क्या हराम पैसे से हलाल काम हो सकता है? मैं नहीं समझता। मुझे यकीन है इस बात का कि एक कतरा भी हराम समंदर हलाल में चला जाए तो पूरा समंदर हराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये चीजें समझने वाली हैं, समझनी चाहिए। इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस पर राय उनकी लेते हैं। सुहेब साहब, आखिरकार सुनवाई हो गई है, स्टेट बैंक को ख्याल आ गया, उन्होंने खत लिखा है पीसीबी को। सिर्फ क्रिप्टो की वजह से कह रहे हैं ना, सुनवाई हो गई है, मैं ये नहीं कहूंगा सैरिश, ये एग्जैजरेशन होगी। सिर्फ उन्होंने एक क्रिप्टो की वजह से एक्शन लिया। सुनवाई ये हुई है कि आफरीदी का ईमान जाग उठा है, सुनवाई ये हुई है कि रिजवान का ईमान जाग उठा है। अलवी साहब, ये बड़ी बात है। चले हुई तो कहीं ना कहीं। देखिए, पहली बात सही है कि देखिए स्टेट बैंक जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। मैं तो सरप्राइज था कि उन्होंने लेटर में एक बेटिंग कंपनी का नाम जिक्र किया, जो कि एक्चुअली आपकी 4 बेटिंग कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वन विद ईच फ्रेंचाइज। एक सीईओ से मैंने पूछा था जब ये पीएसएल शुरू हुआ ऑफ अ फ्रेंचाइज, मैंने कहा यार ये आप क्यों कर रहे हैं, ये तो जुए की वेबसाइट है। उन्होंने एक अल्फाबेट चेंज किया है, जब आप उस की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको जुए की वेबसाइट पे ले जाता है। उसने कहा भाई सरवाइव करने के लिए हमने ये किया था। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सर्वाइवल की वजह से हमारा ईमान अगर कमजोर पड़ता है तो इंसान फिर क्या कर सकता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने भोले नहीं है, इनको तो पहले दिन से पता था। वर्ल्ड कप 2022 जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब से गवर्नमेंट के चैनल के ऊपर इसका भरमार थी इस एड की, 1x बैट की, क्या 6 महीने से स्टेट बैंक को पता नहीं था? ये तो जब मीडिया ने उठाया है, जब शोर हुआ है, तो उन्होंने अपनी शर्म मिटाने के लिए एक लेटर खानापुरी में लिख दिया और ये दिखा दिया कि हम तो बड़े ऑनेस्ट और हम तो बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, हम तो इस्लाम को आगे रखते हैं, जिसमें जुआ हराम है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी जो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। और साहब ने ये भी रीजन दिया कि पैसा डॉलर्स बाहर चले जाएंगे, मतलब उनको अपने डॉलर्स की फिक्र है, मॉरल अथॉरिटी और मॉरल जो लेसन जिसमें इन्वॉल्व है उसकी फिक्र नहीं है। नेक्स्ट एड सर हमारे मतलब शराब की एड लगना बाकी है मेरे ख्याल से, वो जिस तरह फुटबॉल में हम शराब की एड देखते हैं। माजरत के साथ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको 6 महीने से नहीं पता था, जब मीडिया में आ गया तो वो सुहेब साहब सबको पता है कि जाहिर है ये जब जाती मफाद होते हैं, जब कमाई करना होती है तो फिर इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। कोई पॉइंट आउट करे तो फिर आहिस्ता बात तो करनी पड़ती है। सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे पर प्रो रेटा वापस करें ना,
ये सबको पता था ये बेटिंग वेबसाइट्स हैं, ये 6 महीने से 1 साल से पता था, बताने वाले बहुत होते हैं। जब ये मीडिया में आ गया तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा मौका है कि अपने आप को एक ये दिखाओ वैसा दिखाओ। तो माजरत के साथ मेरे बहुत फेवरेट ये सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अब क्यों ख्याल आया? सही। अलवी साहब इससे एक चीज बहुत वाज़ेह हो रही है कि हम मिनहसल कौम बिकने के लिए तैयार हैं। हम अपना दीन ईमान पैसों की खातिर मिनटों में बेच देंगे। हम नाम के मुसलमान हैं, काम से तो हम यहूदियों से भी आगे हैं। मुझे ये बताइएगा अलवी साहब, आप क्योंकि इतने बड़े एक्सपर्ट हैं सर, इस जुए की वजह से हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है? आज तो मैं क्रिकेट देखने का दिल ही नहीं चाहता, मुझे लगता है कि हर बॉल फिक्स होगी। देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी फेयर टू द क्रिकेटर्स, अगर उनके फ्रेंचाइज ने एक स्पॉन्सरशिप ली है और उनकी शर्ट पे एक लोगो लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद जुए में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। तो पहली बात है कि इसमें क्रिकेटर्स का जुआ में जस्ट बिकॉज द स्पॉन्सर ऑफ अ फ्रेंचाइज इज अ बेटिंग कंपनी, ये गलत होगा। सो इसमें किसी प्लेयर के ऊपर शक नहीं जाना चाहिए। लाइकवाइज अगर कोई टीवी चैनल इनके इश्तिहार ले रहा है तो उस पर ये नहीं होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं वो किसी तरह इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि हम बेटिंग कंपनीज को जुए को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं जो जुआ बेचती हैं वो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई है नहीं, तो ये बड़ा गलत सिग्नल जा रहा है। तो रिस्पांसिबल क्या ही अच्छा हो कि अगर पीसीबी इस पे बाकायदा तौर पर एक्शन ले। नहीं वो तो उसके 5 उंगलियां घी में, एक्शन किस बात का सैरिश? नहीं जाहिर है, जब शोर मचे तो फिर करना पड़ता है, वो तो सब कुछ करना पड़ता है ना, कितना शोर मचता है। ये ऑन रिकॉर्ड आना चाह रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमें बड़ी फिक्र है, पीछे से सब पैसे बटोर रहे हैं। सही। चले सोहेब साहब, अब मैच पे आ जाते हैं। कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और मैं ख़ास तौर पर जो बात करना चाहूँगी वो बाबर आजम और साइम अयूब की जो कंसिस्टेंसी से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जितना अच्छा वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि 4th उनकी सक्सेसिव ओपनिंग है। उन्होंने तकरीबन 50 से 60 रन बनाए हैं तकरीबन 4 से 5 ओवर्स में। किस तरह देख रहे हैं, ये आगे भी इस तरह काम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट साइम अयूब और हारिस को जाना चाहिए कि उन्होंने रिजवान और बाबर आजम को दिखा दिया कि बल्लेबाजी कैसे होती है T20 में पावर प्ले में। सही। उसके बाद ये मजबूर हो गए हैं कि ये भी फिर वैसी बल्लेबाजी करें। बाबर आजम से जैसा बल्लेबाज इस वक्त दुनिया में शायद नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने पहले भी एक दफा ये बात कही थी, उसने अखलाक और खुलूस से चौके छक्के मारे without changing his technique. That means potential was always there. अलवी साहब, सर ये इखलाकी और गैर इखलाकी छक्के में क्या फर्क होता है? देखिए, नहीं, मैं आपको शॉट्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, वो मैंने मुहावरतन बोला है कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने चौके मारे हैं जो कि दूसरे बल्लेबाज जोर लगा के मारते हैं, कभी डिसबैलेंस। अच्छा, ये जो जोर लगा के सही, जो जोर लगाकर नहीं मारा, वो टिम कॉलर कैडमोर जिस तरह से कल खेल रहे थे, बड़ी कोई इंटरेस्टिंग इनिंग थी। मतलब वो उनका इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा था कि वो रन्स बनाना चाहते हैं। ये आपने देखी उनकी इनिंग, किस तरह आपको फील हुआ? उन्होंने पैसे लिए हुए थे, यही बता सुहेब साहब, ये सुहेब साहब बताएंगे। मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि कैडमोर जैसे बल्लेबाज से हिटें नहीं लग रही थी और हो जाता है वैसे आगे। 16 रन सिर्फ 22 बॉलों पर, 16 रन बस, मतलब स्विंग भी नहीं कर रही थी। लता ने क्या चाह रहे थे? बहुत अनयूजुअल। अच्छा, मैं ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीन और हजरात, इस महंगाई के दौर में अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतें, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो कि हमारी फेवरेट हॉबीज़ हैं, हमेशा से हम करते आए हैं, बचपन से आज भी करेंगे। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, हालात मुश्किल होते जाते हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हालात उम्मीद करता हूँ हो जाएं, पैदा हो जाएं, बेहतरी आ जाए कि लोग कम से कम रमज़ान तो सुकून से गुजार सकें। क्योंकि रमज़ान में दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों में पैकेजेस आते हैं, डिस्काउंट रेट्स, ऑफर्स,
हमारे यहाँ और महंगा और महंगा और लूटो और लूटो और हराम कमाओ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, कोई हुकूमती इदारे ऐसे नहीं है जो उस कीमतों को कंट्रोल करें, रोके। नाम नेहात इदारे बहुत सारे हैं कागजों में जो काम कर रहे होंगे, तनख्वाहें ले रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स होगी, हालात बड़े खराब। बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर्स पर जनाब महंगी चीजें मिल रही हैं, अब या तो रेट्स बराबर हैं या फिर ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, तो इतना पेट्रोल लगता है, इतना आपको ख्वार होना पड़ता है, जिसके बाद वो आटा, दालें, बेसन, तेल, खजूरें सबको आप ऐसे ही मिलती हैं जैसे जनाब बाहर मिल रही हैं। खैर हमारे शहरों में बिल्कुल वेट कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। अब सर थैंक यू सो वेरी मच, एक तो आपने कीमती वक्त बना दिया। सर रमजान में हमें क्या हो जाता है कि हमारे अंदर का शैतान, अल्लाह शैतान तो बंद कर देता है, अंदर का शैतान बाहर आता है और कहता है और लूटो और लूटो। देखिए अंदर के शैतानों में बड़ा शैतान, छोटा शैतान इस तरह है। ओके, और ऐसा भी है कि फरिश्ते लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है बेशक, लेकिन बड़ा शैतान बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि चीनी 82 रुपये किलो और एक महीने के अंदर 10 रुपये किलो बढ़ गई, फिर 8 दिन के अंदर 10 रुपये फिर बढ़ गई, अब तो 102 अब 103 रुपये किलो हो गई, 82 रुपये की चीनी। अब मुझे आप बताएं, ये सट्टा माफिया की नज़र हो गया पूरे पंजाब में सट्टा। अब आप दूसरी चीज़ें ले लें, गंदम जी, अब आप देख लें, एक आलम ऐसा है कि ज़िलाबंदी की हुई है, 3 करोड़ का शहर है कराची, उस शहर को क्या किया हुआ है, 170 रुपये में चक्की आटा फ़रोख्त हो रहा है, 140 रुपये किलो में नॉर्मल आटा फ़रोख्त हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, ये क्या ज़िलाबंदी नहीं है, ये क्या है सब? ये सिस्टम एक बस्ट हो चुका है। मुझे तो हाजी साहब ये लगने लगा कि हमारे मुल्क में अब लगता कोई फसल नहीं पकती, कोई फसल तैयार नहीं होती। हम जो इतना महंगा सब कुछ ले रहे हैं, शायद बाहर से ही आ रहा है जो इतना महंगा मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गंदम की फसल हमारे यहाँ 10 दिन के अंदर इसकी पकाई सही हो जाएगी, जो मॉइस्चर कम हो जाएगा, लेकिन इसका रिजर्व प्राइस ही 100 रुपये किलो रखा गया है, 4000 रुपये मन। कहाँ गई वो 8-9 महीने पहले वाली बम्पर क्रॉप्स, 5 बम्पर क्रॉप्स? आप बात समझें, बम्पर क्रॉप हमारे यहाँ जो अभी सैलाब की वजह से या अभी जो बारिशें हो रही हैं और गंदम फसल खड़ी हुई है, आप यकीन माने ये थोड़े नुकसानात होंगे, और अभी भी इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई जाए और इंपोर्ट में मंगाया जाए गंदम, नहीं तो किसी टाइम पे मुश्किल आएगी। हाजी साहब, होलसेल और रिटेल में कितना प्राइस डिफरेंस बचा है? देखें, होलसेल में आप ये समझ लें कि एक 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन आप रिटेल पे लेने जाएंगे तो 25% से 30% अप हो जाता है, जिसमें 5 रुपये की तो थैली लग जाती है। फिर उनके यूटिलिटी स्टोर के या आप समझ लें कि स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उनकी इतनी महंगी कॉस्ट है, किराया, लाइटिंग, किराया, AC सभी हैं, तो जाहिर सी बात है वो 35%, 20%, 25% जा रहा है। चले बड़े स्टोर्स की तो समझ आ रही है कि जनाब AC, लाइटिंग, ये वो, ये छोटे जो किराने हैं वहाँ पर भी एक प्राइस नहीं है, कोई कितने की दे रहा है, कोई कितने की दे रहा है। और कुकिंग ऑयल तो अब मेरा ख्याल है आगे गरीब आदमी देखिए, आप बताएं, बॉयल करके खाएगा सब्जियाँ। मैं आपको बताऊँ, किराने की बात कर रही हैं ना आप, किराने का मसला ये है कि एक दिन उधार देना है, उसने उधार देना है, 1 महीने का लगा हुआ है, फिर दूसरे महीने का उधार है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगाई महंगाई महंगाई। वो 1 पाव दाल ले रहा है, आधा पाव दाल ले रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, एक मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप उससे मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं। हमारे मुल्क का जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है ना सर, वो 99%, चले मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 98%, 1% और कम कर लिया, सूद पे चलता है, उधार पे चलता है। आपका जो किसान होता है वो उधार पे खाद खरीदता है, उधार पे बीज खरीदता है, उधार पे घर का राशन खरीदता है, उधार पे बच्चों की स्कूल फीस उठाता है, कैश की जरूरत हो हॉस्पिटल की उधार लेता है, और ये पूरा जो है उधार के ऊपर और सूद का निज़ाम है जिसने हमारी ज़राअत को घेरा हुआ है। मेरी नज़र में सर, जब तक ये सूद का निज़ाम हमारी ज़राअत के गिर्द फैला रहेगा, हम कभी फूड सेफ या फूड सिक्योर कहलाने के लायक नहीं होंगे। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ। देखिए, ये सूद का जो निज़ाम है ना, अब आप देखें कि आप बीज ले लें, आप खाद ले लें, जब तक ज़मींदार आपको कर्ज देगा, जब तक उसकी फसल का मालिक भी वही है। जब फसल उगाएगा, जब आप समझ रहे हैं कि 100 रुपये रिजर्व प्राइस है गंदम की अभी, अब उसने 2 ठूटे मार रहे हैं पाँव पे कि बोला भाई सीधो वे बचा, ये रेट है मेरा,
मैं लूँगा 70 रुपये में, उसको गरीब को पीस देते हैं। लेकिन आज तक यही आलम है। सर क्या करना चाहिए, कोई मशवरा भी दीजिए, सोल्यूशन भी दें। देखिए सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, इस तरीके से तो दुनिया नहीं चलती। अब आप बताएं कि ये सब्सिडीज के नाम पे या कोटा सिस्टम गंदुम का जी बेसिक खुराक है ना ये जी, आप कुछ भी कर लें, 25,000 वाला 30,000 वाला रोटी और पानी से गुजारा कर सकता है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अब ये निज़ाम कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, सब्सिडीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये सब्सिडीज़ के नाम पे इतनी ब्लैक मेलिंग, एक फ्लोर मिल की जगह 10-10 फ्लोर मिलें लग गई हैं। लेकिन निज़ाम एक बस्त है, फूड डिपार्टमेंट हो चाहे ये फ्लोर मिले हों, पूरा सिस्टम है ये सिस्टम ऐसा यूं मकड़ी का जाला बना हुआ है। हमारा सिस्टम इतना गंदा हो कैसे गया सर? सर दिन ब दिन हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं। अच्छा आप हैं? सब इंडिविजुअल, हम सब पाकिस्तानी जिम्मेदार, हम जवाबदार हैं। क्या करना चाहिए हमें सर? अब बताएं। हमें तो सिर्फ यही करना चाहिए। सब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। मैं तो बोल रहा हूँ। दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि देखिए हमें बदलना है, हमें आवाज़ उठाना ही नहीं है किसी से। एक गरीब आदमी वो होटल में चाय पी रहे सारे दिन, उसकी जो घर में काम करने वाली हैं वो काम कर रही हैं और वो चाय पी रहा है भाई, एक फिल्में देख रहा है या टीवी पे देख रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं या नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहा है। वो ज़िंदगी नहीं है ये। हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग का कोई काम नहीं है। पंजाब साइड देखें आप, पंजाब साइड पे बहुत काम होता है, बलूचिस्तान साइड काम हो रहा है, लेकिन सिंध में अभी तक वही के वही भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। अब भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा भाई? अनवर मकसूद ने कहा था ना, जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। सिंध की तरक्की के लिए भुट्टो को मरना पड़ेगा। देखो भुट्टो को हम कितने दफा मारेंगे सर, ये भी तो सवाल है। चलिए खैर, अब ये है कि ज़खीरा गरीब आदमी तो बेचारा जो डेली वेजेस पर काम करने वाला है वो तो ये भी नहीं कर सकता कि वो 2 महीने का राशन पहले से खरीद के रख ले, क्योंकि सबको पता है कि रमज़ान आएगा तो ये कुकिंग ऑयल का पाउच 700 पर चला जाएगा। खैर अब इस पर हम लोग क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है तो क्या करें? देखिए मैं कुकिंग ऑयल पे आपको बात करता हूँ। ब्रांडेड तेल है 620 रुपये, यही खुला तेल 460 रुपये मिलता है ना? सही। तो हमने ब्रांड लेना क्यों है? अब ब्रांड की मोनोपोली है ऑयल की, चले ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। असल में ये भी तो माइंडसेट है ना कि वो 460 वाला पता नहीं किस तरह बना होगा, कैसा होगा, किलो फर्क। सही। तो पैसे बचाने हैं तो ब्रांड्स कुछ कर दीजिए, अल्लाह हाफिज, और नॉन ब्रांडेड लोकल स्टफ लीजिए। भैया आप सरसों का इस्तेमाल करें, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा खाना बनता है उसमें। खैर महंगा वो भी बहुत होता है। एनीवे इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब तलहा मैं चाह रही हूँ कि हम सेलिब्रिटी एंड गॉसिप में मुलाकात करवाएं एक ऐसी डॉक्टर साहिबा से जिन्होंने खूबसूरती में बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए हैं और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के साथ साथ कंबोडिया से मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल जीतकर वो वतन वापस लौटी है। ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत है और यकीनन इंसानियत की हमें बड़ी अशद जरूरत है इस वक्त। डॉक्टर शफक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शफक बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर शो। ये कैसे आपने मैनेज कर लिया? मिस ह्यूमैनिटी भी आप बन गई, फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी बन गई, मुकाबला हुस्न भी जीत लिया, कैसे किया ये सब? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? ऑल वेल, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हाउ डिड यू अचीव सो मच? अपने बताएं, अपने टारगेट्स कैसे हासिल किए? आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मेरे लिए बहुत टफ था बीइंग अ डॉक्टर और एक ब्यूटी क्वीन होना। बहुत ही दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं और एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने दोनों ही टाइटल विन किए हैं। मिस औरा का टाइटल विन किया है तुर्की में, उसके बाद कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का टाइटल विन किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा टाइटल है। और साथ साथ मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। सही। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? मैंने सुना डॉक्टर्स को काफ़ी पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है जी, ऐसे एग्जैक्टली बहुत पढ़ना पड़ा था मुझे। मैंने अपनी जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उसमें मैंने बहुत, जिसे कहते हैं, दिल लगा के पढ़ाई की है और अभी भी मैं अपने पेशेंट्स के साथ बहुत लॉयल और बहुत सिंसियर तरीके से काम कर रही हूँ। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देती हूँ अपनी ये ब्यूटी पेजेंट्स की एक्टिविटीज़ को लेके। तो मुझे ये बताएगा, मेरे लिए सबसे पहले मेरे पेशेंट्स हैं। सही। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? वरना बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन बस वो ये तिब के शोबे से ही मुंसलिक हैं, मतलब वो डॉक्टर्स ही हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको फैशन इंडस्ट्री में भी कदम रखना चाहिए या फिर इस कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए?
जी मैडम, मैं समझती हूँ कि एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स को सर्व कर ही रही हूँ, और एज अ ब्यूटी क्वीन मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल बनूँ। डॉक्टर बनने से मुराद ये नहीं है कि मैं सिर्फ पेशेंट्स और हॉस्पिटल तक ही कन्फाइन रहूँ। मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान की गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल बनूँ कि पाकिस्तान की गर्ल्स किसी चीज़ में किसी भी तरह से कम नहीं है, वो भी इंटरनेशनली कम्पीट कर सकती हैं और दूसरे मुल्कों को बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी गर्ल्स किसी चीज़ में किसी से भी कम नहीं है। तो शफक कैसे आप, मैं भी एक सवाल पूछ लूं या आप ही पूछती रहेंगी? यार नहीं, मर्द को चाहिए कि वो खूबसूरत लड़की सवाल पूछे, यहाँ पे चले जी, तला आपसे बातें करेंगे। बहुत जलती है मुझसे, मुझे लगता है मेरे हुस्न से। खैर कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए शफक कि जब से आप टाइटल जीती हैं कितने रिश्ते आ रहे हैं रोजाना? देख लें बस। जी प्रपोजल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं शादी उधर करूंगी जहां मेरे पेरेंट्स चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, क्या डिमांड्स हैं आपको, किस तरह का उनको लड़का चाहिए? ये मेरे पेरेंट्स को पता है, बट ऑब्वियसली हर पेरेंट ये चाह रहे हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं और आपकी खूबसूरती से मुतासिर हैं वो अगर गोरे काले लंबे छोटे से यार डॉक्टर होना जरूरी है जी। मेरे ख्याल से एक नहीं, मेरे लिए एक लॉयल पार्टनर होना ही सब कुछ है। सही। अच्छा शफक, प्लान्स क्या हैं आगे चलकर, क्या करना है? बस सब पेशेंट्स को सर्व करना है या कुछ और भी सोचा हुआ है? मैडम मेरे 2 प्लान्स हैं एट अ मोमेंट। एक तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से मिस वर्ल्ड में कम्पीट करूँ और पाकिस्तान का फर्स्ट मिस वर्ल्ड का क्राउन पाकिस्तान वापस लेकर आऊँ, और इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक अपना प्राइवेट क्लिनिक हो जहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हों और हम उन लोगों को सर्व कर रहे हों जिनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। बहुत अच्छी। और आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में। तो आप सिर्फ हड्डियां जोड़ती हैं या तोड़ती भी हैं? नहीं, बस मैं ठीक करती हूँ। चले जी। अब्दुल रऊफ साहब कोई सवाल? हमारे साथ बड़े मशहूर मारूफ सनतकार और बिजनेसमैन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। शफक देखिए, अगर शादी हो और आपके पेरेंट्स हैं तो मैं तो आपको एक तजवीज़ दूंगा कि बिजनेसमैन से शादी की जाए और एक इंडस्ट्रियल हो, ताकि वो आपका एक पार्टनर भी अच्छा बने और ये जो नौकरी पेशा काम होता है सारा उससे दूर रहें, और जिसमें आपके पेरेंट्स राजी हों। तो मैं समझता हूँ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल उसको लाएं। कारोबारी शख्सियत शादी करें ताकि अपना क्लिनिक नहीं सीधा अपना हॉस्पिटल खोलें आप। रातों रात वारे नहीं आ रही। दुआ में याद रखें जैसा खुदा को बेहतर लगे। चले जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने मकासद में कि आप चाहते हैं कि जो मिस वर्ल्ड का क्राउन है वो पाकिस्तान वापस आए, और इसके साथ क्लिनिक आपने चलाना है तो मोर पावर टू यू, कीप शाइनिंग। ऐसे ही पेशेंट्स को भी सर्व करती रहे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रहे। हीरो पाकिस्तानी आप किससे मुलाकात करवा रहे हैं आप बता दीजिए, फिर आप शिकवा करेंगे। हम लोग हमेशा से आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स एथलीट्स को प्रमोट करते हैं। एक बड़ी बाहिम्मत बाकमाल बच्ची इस कौम की बेटी फीमेल बॉक्सर हैं। जी हाँ, वैसे आप समझते हैं लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती, तो इस कौम की बेटी ने साबित कर दिखाया है ये लड़कियां किसी से कम नहीं है। मैदान कोई भी हो, रिंग हो, कुछ भी हो, साबित कर दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं। रोमा यूसुफ ने इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान का परचम लहराया है, पाकिस्तान का सफर से बुलंद किया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मैं पाकिस्तानियों को आगे बढ़ते हुए देखता हूं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, MMA हो, दूसरे जूजिट्सू, क्यूकुशन हो। तो यकीनन ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और दुनिया में इनकी बड़ी कहते हैं मशहूर और मकबूल होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट मौजूद है, दुनिया में सामने आ रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रोमा हमारे साथ हैं। रोमा, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह अब आपकी अचीवमेंट है, आपने बैंकॉक जाकर मुक्के चलाए हैं, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया और कब सोच लिया था कि मैंने बॉक्सिंग करनी है? अस्सलाम वालेकुम जी। घर वालों ने ये तो मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप बॉक्सिंग करें, बहरहाल मेरा अपनी ये विश थी कि मुझे अच्छा लगता है बॉक्सिंग करना, तो इस वजह से मैं बॉक्सिंग कर रही थी और मज़ीद अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे।
तो रोमा, सिनफे नाजुक बारीक बारीक से हाथ होते हैं, पतले पतले, ये पंच जोर का लग जाता है? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बताएं, कैसा है बॉक्सिंग का? बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस मतलब डिफरेंट ओपोनेंट्स होती हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, सबके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट यह है कि ये बाजू हाथ जितने भी छोटे हो, ये हमारी टेक्निक होती है जो हम ओवरऑल बॉडी का हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली, जिसके साथ हम नॉकआउट भी करते हैं, प्रॉपरली पंच हिट भी करते हैं। रोमा, कितने सालों से आप ट्रेनिंग कर रही हैं, कहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, आपके उस्ताद कौन है और सबसे बड़े चैलेंजेस आप कौन से फेस कर रही हैं इस वक्त? इस टाइम मैं इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे कोच शारिक नज़ीर हैं, इस्लामाबाद में मैं ट्रेनिंग करती हूँ और मुझे 3 इयर्स हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। पहले मैंने एमेच्योर खेला, फिर अब मैं प्रोफेशनल खेल रही हूँ। और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल टफ़ होता है कि जब हमें बाहर के टूर मिलते हैं और उसके बाद हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, तो हमारी काफ़ी फ़ाइट रुक जाती हैं, हम नहीं कर पाते। हमारी ट्रेनिंग उसी तरह से जारी रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, पर हम किसी वजह से आगे जाने से रुक जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं किया जाता इस वजह से। अच्छा, अभी हमारे शो में रोमा एक सर्जन थी, हड्डियों की सर्जन थी, जो कि माशाल्लाह से ब्यूटी पैजेंट जीत कर आई हैं। मुझे लग रहा है आप भी एज अ बॉक्सर 1-2 ब्यूटी पैजेंट्स में अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू। चले, देखिए आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, इन अदर वर्ड्स उनको, उन्होंने आपका शुक्रिया अदा कर दिया। अच्छा रोमा, मुझे ये बताएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या स्टडीज़ साथ कंटिन्यू कर रही हैं आप, या फिर स्टडीज़ को थोड़ा रोक दिया है, सिर्फ बॉक्सिंग को फोकस किया गया है? स्टडीज़ मैंने जो है रोक दी थी, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद मेरी फ़ील्ड जो कि मैंने अपने जॉब का भी सिस्टम, ये मैं फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो इसके साथ साथ मैंने ये चीज़ें भी स्टार्ट की, जॉब को भी एक साथ लेके चल रही हूँ, बॉक्सिंग को भी लेके चल रही हूँ। बॉक्सिंग को कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे कोई दाम मिलेगा, सिर्फ जस्ट नाम चाहिए, दैट्स इट। सही, क्या बात है, कोई दाम नहीं चाहिए इनको, सिर्फ नाम चाहिए। और ये बता दें आखिर में रोमा के कोई अपील करना चाहेंगी? यकीनन मैं जानता हूँ आप जैसे एथलीट्स को बहुत ज़रूरत होती है प्लेटफॉर्म की, और हमारे मुल्क में इवेंट्स बहुत कम होते हैं। सैडली हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल लेवल की रिंग्स भी मौजूद नहीं है। कोई अपील करना चाहेंगी आप गवर्नमेंट से, जो लोग आपको सुन रहे हैं, स्पॉन्सर्स से, कॉर्पोरेट से, मुखैर हज़रात से? अब मैं इन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट ना किया जाए, क्रिकेट के लिए ही स्पॉन्सर्स ना निकाले जाएं, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी दूसरी गेम है उनको भी वैल्यू दी जाए। क्योंकि हमारी नेशनल गेम जो है हॉकी है, उसको तो किसी हमें प्लेयर का पता ही नहीं है कि हॉकी का कोई प्लेयर है, ठीक है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस भी गेम के, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको लेवल दिया जाए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में प्लेयर की उस तरह वैल्यू नहीं है, बहुत मुश्किल से वो कहीं पहुंचता है, बहुत ही मुश्किल से उसे इवेंट मिलते हैं। कहीं अगर वो पहुंच जाए तो फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता, वो 3 से 4 दिन उसके नाम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें एक लेवल भी दिया जाए। मेरे दिल की बात ये रोमा, मैं ये आवाज़ उठाता रहता हूँ कि क्रिकेट जो है अरबों रुपए ले जाता है। तो होता ही होता है जब हम बाहर जाते हैं। यकीनन रोमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं अपील करता हूँ एक बार आपकी तरफ से भी कि खुदारा PSL सिर्फ एक इवेंट है जो 400-500 करोड़ ले जाता है, 4-5 अरब ले जाता है। PCB के अरबों के खर्चे साल के अलग हैं, उसका सिर्फ 5-10% आप निकाल के दूसरे खेलों को दे देना, तो हम हॉकी चैंपियन भी होंगे, स्नूकर चैंपियन भी होंगे, टेनिस चैंपियन भी होंगे, बैडमिंटन भी होंगे, जेवलिन भी होंगे। सैडली क्रिकेट ने हमारा खून चूस लिया है, और अब सट्टेबाज भी उसमें आ गए, जुए का सारा पैसा भी लग गया है, तो बड़ी बरकत होने वाली है क्रिकेट में। चलिए बिल्कुल। अच्छा, फाइनली रोमा, आखिरी सवाल है, जो बच्चियां बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहती हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी? पहली बात तो बॉक्सिंग लड़कियां ज्वाइन बहुत मुश्किल से करती हैं, और मैं ये कहूँगी कि ये बॉक्सिंग सिर्फ ये नहीं कि हम रिंग में करें इसको, बॉक्सिंग हमारा माइंडली स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है बॉक्सिंग। मतलब हमें बाहर भी लोगों से बात करना, लोगों को ट्रीट करना, समझ आ जाता है कि किसी के साथ हमने बात कैसे करनी है, या हमें कोई देख कैसे रहा है, या हमें किस तरह से उसको आगे से
बातचीत करनी है उसके साथ, ये चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रोमा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया, हम आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि कॉर्पोरेट्स और मुखिया आज़ाद आगे बढ़ें और आपको सपोर्ट करें। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने कभी बॉक्सिंग किया सर? सर ये बॉक्सिंग से अच्छा काम तो ये बिजनेस है PSL। मुझे लगता है कीमतों के साथ आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, रेट के साथ। मैं आपको बात बताऊं, वक्त कम है। हमारी जवान जनरेशन या जो भी लगे पड़े हैं ना सब, वो अरबों रुपए में लग गए हैं, करोड़ों रुपए में लग गए हैं, हार जीत कर रहे हैं बस। हार जीत के। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप आए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स। मौसम का हाल आपको बताएं, आज सक्खर और खैरपुर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 26, कोयटा में 21, पेशावर में भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है। चलते हैं वापस सैरिश के पास। जी जनाब, अब आ जाते हैं बोल प्रेडिक्शन की तरफ। तलहा ने मौसम का हाल बताया, अब हम कुछ मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे शो पर सारा काज़मी की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। और सारा ने ये बताया था कि PSL की टॉप 3 टीम्स कौन सी होंगी। सारा ने क्या कहा था, पहले आप सुनिए, फिर सारा से मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। ज़बरदस्त जारी है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं, आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? अच्छा, मैं 1 by 1 ही इनको एक्चुअली ले रही हूँ। आई यूज्ड टू डू इट बिफोर हैंड एज वेल, बट आई वाजंट फीलिंग वेल, तो मैं 1 by 1 ही इस मैचेस को ले रही हूँ। तो मुझे जो ज़्यादा पावरफुल लग रही है इस बार अगेन मुल्तान सुल्तान, तो इट्स ऑन द पेपर दे आर वेरी गुड एक्चुअली एज अ टीम। बट अगर स्ट्रैटेजिकली बात करें तो मुझे पेशावर ज़ल्मी दे आर ऑल्सो लुकिंग बेटर। लाहौर को मैं नंबर 3 पे रखूँगी। ये टॉप 3 जो मुझे लग रही हैं कि ये फाइनल में जरा जाते हुए ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें, दैट विल बी बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा, तो आई सी पेशावर विनिंग टुडेज मैच। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल उनकी सही साबित हुई है। सारा, कैसे आपने ये जज कर लिया, या कार्ड्स ने आपके, इसका मतलब है बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी बता दें आपके, ये जो टॉप 3 टीम्स हैं, फाइनलिस्ट कौन होगा, मतलब जीतता हुआ किसको देख रही है, ये भी आज प्रेडिक्ट कर दें आप। देखिए, आज के अगर मैच की बात करें बिटवीन पेशावर एंड लाहौर, आई सी लाहौर विनिंग। और अगर लाहौर जाते ही फाइनल में, तो आई सी जो मुल्तान सुल्तान विनिंग फाइनल्स में अगर बात करें। यानी मुल्तान सुल्तान जो है वो PSL सीजन 8 का टाइटल अपने नाम करने जा रही है आपके मुताबिक, आपके कार्ड्स के मुताबिक? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे लग रहा है। और अगर आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी जीती है, तो फिर पेशावर ज़ल्मी अगर मैच खेलेगी मुल्तान के अगेंस्ट, तो फिर पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादा चांसेस है फाइनल में जीतने के। मैंने दोनों बता दिए, मैंने दोनों अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से किया है। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी कैसे ये चीज़ें। चलें प्रोड्यूसर साहब, ये आप महफूज कर लें इनकी बात, और अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे कि सारा की प्रेडिक्शंस कितनी सही साबित होती हैं। तो सारा, अभी मैं आपसे थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो पर भी आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं जानना चाह रही हूँ। पहले तो जनाब खान साहब के हवाले से बताएगा, क्योंकि अभी कुछ वक्त है, मोहलत तो उन्हें मिली है, गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। See, I just told you in my last show as well, जब आप लोगों ने बात की थी इसके बारे में, कि up till 15th of May ये चीज़ें अब साथ में रहेंगी खान साहब के, क्योंकि उनकी तरह नेगेटिव एक्सपेक्ट्स चल रहे हैं जो उनके चार्ट के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लेसमेंट्स देखी जाएं। एंड स्पेशली मैंने बोला था कि मार्च का महीना बहुत सारा क्योटिक रह सकता है। अभी का जैसे ये वीक आपने देखा पिछला, एंड देन ये जो अभी करंट वीक है, एंड देन द लास्ट वीक एज वेल, मैं पॉलिटिकल क्योस जरा थोड़ा सा ज़्यादा होते हुए देख रही हूँ। तो ही कैन गो बिहाइंड द बार्स अगर ज़रा थोड़ा सा देखा जाए, बट फिर भी उनके लिए एक सेफ जोन क्रिएट हो सकता है। थोड़ा सा एक प्लानिटरी पीरियड है फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज, अगर वो उसको है ना कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, देन ही विल बी सेफ। बट अगेन 15th of May जो मैंने डेट आपको पहले भी दी थी आपके शो पर, दैट वो थोड़ा सा इनके लिए ट्रबलसम रहेगी। अच्छा, अभी महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, इकोनॉमिक सिचुएशन आप कैसी देख रही हैं आगे आने वाले दिनों में?
अभी आई डोंट सी इट गेटिंग इट बेटर। मार्च के बाद थोड़ा सा शायद चेंजेस आएंगी, वो मैंने कहा थोड़ा सा, एंड देन जून के बाद थोड़ी सी हम बेटरमेंट देखेंगे टुवर्ड्स बेटरमेंट, नॉट अ टोटल चेंज ऑफ सिचुएशन, बट अगेन मार्च के बाद थोड़ा सा मिड ऑफ अप्रैल से आप थोड़ा सा चेंजेस देखेंगी, देन जून के बाद देखेंगी, मगर कोई मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वही मैंने जैसे कहा है कि अब लोगों को अपना जो खुद से ही एक गवर्नमेंट से कुछ आप नहीं रखें, एक्सपेक्ट मत करें, डू समथिंग ऑन योर सेल्फ, कि आप खुद अपना काम कोई करें, एक हमेशा एक साइड कुछ ना कुछ सोच के रखें, टू अर्न, टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज द की to cross this inflation time period। सही सही, बिल्कुल। और सोर्स ऑफ इनकम आजकल के दौर में तो बिल्कुल एक नहीं रखा जा सकता, 2-3 होंगे तो आपका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे, उधार मांगने पड़ेंगे, लोग सभी परेशान है। कोई अगर आप बाहर निकलें घर से तो यकीन जानिए कोई भी आम शख्स, उसके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नज़र नहीं आती, वो परेशानी दिखाई देता है। दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएं। तो मुझे सारा थोड़ा सा होरोस्कोप के हवाले से भी बता दें, क्योंकि जो आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, यकीनन वो ये जानना चाहते हैं कि आगे वीकेंड कैसा गुजरने वाला है। Sure. अच्छा, आप एरीज से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि मून हमेशा 54 आवर्स हर जो घर में ट्रांसिट करता है हाउसेज में एस्ट्रोलॉजिकली, तो इस बार वो कैप्रिकॉर्न में इन द 10th हाउस। तो जो एरीज हैं दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल बी मोर इन्वॉल्व इमोशनली एट वर्क, जिसकी वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न ज़रा डिस्टर्ब रहेगा, उनको ज़रा नींद नहीं आएगी प्रॉपर, उसकी वजह से दे कैन गेट, बट अगेन दे विल बी इमोशनली कनेक्टेड विद देयर वर्क, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कमिंग टू टॉरस, ये इनके 9th हाउस में होगा, जो ट्रैवल वाइज बहुत अच्छा है, बट अगेन उनको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ वो खरीद सकते हैं जो जरूरत नहीं हो, एंड दे माइट रिग्रेट लेटर। सो अगर ये वो देख रहे हैं टॉरियंस जो सारे हैं, दे शुड अवॉइड बाइंग एनीथिंग अभी फॉर नाउ और फॉर अपकमिंग फ्यू डेज। जेमिनी की बात करें तो इट्स कमिंग इन इट्स 8th हाउस, तो 8th हाउस हमेशा ज़रा थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, थोड़ी एंग्जाइटी ट्रिगर करती है, बट अगेन ये ज़रा थोड़े फ्यू डेज के लिए एंग्जाइटी इनको ज़रा थोड़ा तंग कर सकती है, बट इन द लॉन्गर रन आई सी देयर गेन्स, उनको होंगे मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम इंशाल्लाह। कैंसरियंस की बात करें तो ये इनके 7th हाउस में होगी, तो ज़रा इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा टू गेन द मिनिमम, जो एक बेनिफिट अगर उनको देना पड़ेगा तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करेगी, उसके लिए वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, एग्जॉशन उनको हो सकती है, बट डोंट गिव अप, इट्स जस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। लियो की अगर हम बात करें तो ये लियो के लिए 6th हाउस में आएगा, जो डिमांड करता है कि थोड़ी चेंजेस लेके आ रहा है अपने वर्क रूटीन वर्क में, अपने पर्सनल लाइफ में भी, तो दे शुड वर्क ऑन टू चेंज थिंग्स, कि वो कैसे चेंज लेके आ सकते हैं, उसी की वजह से दे विल बी स्टेइंग काम मोर, थोड़ा मेडिटेट करें, दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर देम। लियोस के बारे में बात करें तो अगेन दे विल बी वेरी प्रोडक्टिव, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि वो अगर कुछ प्रमोशन के लिए तो बात कहना चाहते हैं फॉर टू देयर सुपीरियर समथिंग लाइक दैट, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो अभी से बात करेंगे तो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में दे विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग। सही। वर्गो की बात करें तो ये 5th हाउस में है, दे माइट मीट समवन दिस वीक जिनसे सिमिलैरिटीज मिलती हो एंड एवरीथिंग, बट आई वुड से दैट डोंट ओवर शेयर, कोई भी अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखे जो हेल्दी बाउंड्रीज होती है, सो दैट सामने वाला इंसान आप लोगों को जज ना करे अननेसेसरी और आपका एडवांटेज ना ले सके। लिब्रा की अगर हम बात करें तो इट्स हैपनिंग इन द 4th हाउस फॉर देम, जो मून का ट्रांसिट हो रहा है, उसमें स्पाउस के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर कोई भी इशू होता है तो जस्ट होल्ड और योर हॉर्सेस और थोड़ा सा रिप्लाई बैक ना करें, क्योंकि जितना आप रिएक्शन शो करेंगे उतनी चीजें एक्सीलरेट करेंगी इनकी पर्सनल लाइफ में। स्कॉर्पियंस की बात करें तो उनके लिए जो ये 3rd हाउस में हो रहा है, उनको थोड़ा ट्रैवल रिलेटेड डोमेस्टिक ट्रैवल में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए जरा थोड़ा सा ख्याल रखें, मगर यू कैन ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर ईमेल एज वेल, कोई इंपॉर्टेंट बात आ सकती है जो मिस हो जाए, थोड़ी रेस्टलेसनेस उसकी वजह से क्रिएट हो सकती है, तो जस्ट कीप एन आई ऑन एवरीथिंग जो आपका कम्युनिकेशन के सारे मीन्स हैं। Then coming to Sagittarius, Sagittarius के लिए 10th हाउस में होगा, that is again a good transit, monetary gains उनको मिल सकते हैं from their mother side, mothers की blessing काफी उनको काम आएगी, तो कोई काम करें इस बार तो just try to involve your mother first, take advice from her, that will be a very beneficial thing for them. कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये इनकी 1st हाउस में हो रहा है, इनको लॉट ऑफ एनर्जी देगा, इनको चीज़ों में एक दे कैन गेट अ गुड डील, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट अच्छा सा साइन कर सकते हैं, बट आज का दिन छोड़ के उसके बाद वाला दिन जो नेक्स्ट 2-3 डेज है ओवर द वीकेंड और ऑन मंडे ट्यूसडे से ये चीज़ें करें कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। एक्वेरियस के लिए ये 12th हाउस में आएगा, अगेन ये टाइम है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें अपने बारे में, कोई अगर जैसे कोई भी डिसीजन उन्होंने रिसेंटली लिया है, जस्ट टेक अ लुक अगेन व्हाट चेंजेस
पैकेजेस कैन बी डन। फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, इफ दे हैवंट अप्लाइड और दे वांट टू अप्लाई तो ये वीकेंड या फिर मंडे को करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनको आएगा। पाइसेस के लिए 11th हाउस में होगा, तो इनको जरा थोड़ा सा अपना जो लोग इनको एडवाइस देते हैं जस्ट ट्राई टू वैल्यू देयर वर्ड्स। वो जो आपको टाइम पे अपना दे रहे हैं लोग, उनको सुने, उनकी एडवाइस को वैल्यू करें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जो पेरेंट्स हैं, जो पाइसेस पेरेंट्स हैं, दे विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद देयर एंड क्रिएटिंग अ गुड बॉन्ड विद देयर किड्स। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मैं ये सारा मैंने सुना और सबने जान लिया होगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ जो सितारों के हाल पर इतना यकीन नहीं करते। ऑब्वियसली आपने इस हवाले से पढ़ा होगा, आपकी नॉलेज एक आम बंदे से इस हवाले से ज़्यादा होगी। अब जो लोग यकीन नहीं करते या फिर यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप तो माशाल्लाह थ्योरी भी इस पर लिख रही हैं, आप बता रही हैं कि थीसिस भी आप लिख रही हैं इस पर, तो क्या आप इस हवाले से कहती हैं, आपकी राय क्या है? जो लोग यकीन नहीं करते क्या वो ठीक करते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काबिल यकीन होती हैं? हाँ, एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। देखिए, अब जैसे लैंग्वेज है, हमको फ्रेंच होती है, इंग्लिश होती है, हम ये नहीं कहते कि वी डोंट बिलीव इन इंग्लिश और फ्रेंच। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। आपको समझ आती है, इट्स गुड, नहीं समझ आती, यू कैन ऑलवेज हैव अदर मीन्स टू अंडरस्टैंड लाइफ। ये गाइडिंग टूल होता है टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। ये और कुछ चीजें नहीं होती कि प्रेडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजी मेनली सेल्फ डिस्कवरी के लिए ज्यादा आप करती है, आपके वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ, जो मैं ये बता भी रही थी। हॉरोस्कोप इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूचर का हाल है, इसमें ये है कि आपके मूड्स कैसे होते हैं। अल्लाह ताला ने भी ये सारा, ये चांद के जो, अगर हम वैसे भी देखा जाए, लूनर मेंशन बोलते हैं, मंजिलें बोलते हैं अगर हम इनको इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी से आपको कनेक्ट करें बाहर जाके, बट इट्स अ वेरी एक ट्रिकी सब्जेक्ट, अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, लैंग्वेज नहीं है। सारा ने अपनी राय इस पर हमें दी है जनाब, और इस पर कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। जिसको ठीक लगता है वो उसको समझता भी है, सुनता भी है, फॉलो भी करता है। खैर जनाब, इसके साथ ही सारा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।